अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में, जिसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो सेल जो चैप्टर है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक जनरल नॉलेज की बात करूं तो सेल से लगभग लगभग अभी तक 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सेल बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेल। ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल हमारी बॉडी की, फंक्शनल यूनिट है सेल हमारी बॉडी की, हमारी कंप्लीट बॉडी की फ्रेमवर्क तैयार करता है सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है। सेल को हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। तो जो सेल है, सेल जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है, हमारी जीवनी की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इससे ना कुछ छोटा है, ना इससे कुछ छोटा एग्जिस्टेंस करता है। सेल से छोटा कोई भी इस संसार के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं करता। तो अभी मैं सेल के बारे में पढ़ूंगा। तो सेल की जो स्टडी है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइंस की टर्म में इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जो साइटो है, जो ये वर्ड साइटो है, इसका मतलब होता है सेल। ठीक है। और जो लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो इसका मतलब हो गया कि सेल को स्टडी करने वाली साइंस को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, या फिर सेल बायोलॉजी। ठीक है। या फिर सेल बायोलॉजी। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव है, और जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और बैक्टीरिया है, ठीक है, और भी कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, सभी सेल से बने हुए होते हैं। सेल ही उनके अंदर फंक्शन करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है। सेल, सेल मतलब कोशिका। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो मेरे जीवन की सबसे मूलभूत और छोटी इकाई है। ये दो प्रकार के सेल हो सकते हैं। एक सेल होता है प्रोकार्योटिक सेल, एक होता है यूकार्योटिक सेल। तो मैं देखूं ये किसके बेसिस के ऊपर है, कि जैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ सेल का, कैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले कुछ सेल के अंदर कुछ पाए जाते थे, कुछ ऑर्गेनलीज, और उसके बाद कुछ ऑर्गेनलीज जो थे वो लैग कर गया सेल, और उसने अपना डेवलपमेंट किया। तो अभी मैं देखूं, एक सेल होता है प्रोकार्योटिक सेल। जो सबसे पहले जो सेल आया था इस धरती के ऊपर, जो सबसे पहले जो सेल आया था वो था प्रोकार्योटिक टाइप ऑफ सेल। प्रोकार्योटिक मतलब प्रो मीन्स पुराना या नॉन डेवलप्ड। कोई भी चीज पुरानी होगी तो वो नॉन डेवलप्ड होगी। ठीक है। और कैरियो, कैरियो का मतलब होता है, कैरियो एक टर्म, ये याद रखना, एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसका क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो वो नॉन डेवलप्ड कैरियोन पाया जाता था उसके अंदर। मतलब कि जो उसके अंदर न्यूक्लियस था वो नॉन डेवलप्ड था। अब नॉन डेवलप्ड का क्या मतलब हुआ? नॉन डेवलप्ड का मतलब हुआ कि उसके जो केंद्रक था उसका, उसके अंदर न्यूक्लियोलस था ही नहीं। उसके अंदर न्यूक्लियोलस नाम की ऑर्गेनेली नहीं थी। ठीक है। जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो न्यूक्लियस था ही नहीं न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरी चीज, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। जो केंद्रक की जो डबल मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली पाई जाती है, वो उसके अंदर नहीं थी। अब वो नहीं थी तो इसका मतलब आप इस चीज से एक और अनुमान लगा सकते हैं, जो केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, या जो डीएनए मटेरियल था, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, वो यहाँ वहां बिखरा पाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाली कोई झिल्ली नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। वो कौन सा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो सेल होता है, एक बैक्टीरियल सेल जो होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो कई बार हमने सुना भी है कि जो धरती के ऊपर जो सबसे पहले कोई चीज आई थी, जो एक जिसने जीवन दिया, जिसने इस धरती के ऊपर जीवन दिया, वो बैक्टीरिया ही था। बैक्टीरिया इतने बुरे भी नहीं हैं। तो जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया वो था आर्की बैक्टीरिया। जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया वो था आर्की बैक्टीरिया। जैसे आर्की बैक्टीरिया के अंदर एक साइनो बैक्टीरिया है, ये टर्म आपको याद रखनी है, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया जो था उसने क्या किया था?
उसने ऑक्सीजन प्रोडक्शन की थी। इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की थी। तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स थे साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जिससे क्या हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन के बाद जो उसका मैं बोलूँ कि एक प्रोडक्ट निकला वो ऑक्सीजन थी। वो ऑक्सीजन थी। अब ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब लिविंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका था धरती में। तो सबसे पहले आर्की वर्ड का भी मतलब होता है ओल्डेस्ट। ठीक है, आर्की वर्ड जो है इसका मतलब होता है ओल्डेस्ट। सो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। और उस टाइम अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया की, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम रहने लायक कंडीशंस नहीं थे, बहुत ही हार्श कंडीशंस थे। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर। तो इन्होंने उस हार्श कंडीशंस को सहा और अपनी केमिकल रिएक्शंस की, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस मैं बात कर रहा हूँ साइनोबैक्टीरिया की, उन्हीं उन्हीं से फिर इनको क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुई, और केमिकल रिएक्शंस के बाद इन्होंने ऑक्सीजन प्रोडक्शन किया। ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बाद प्लांट्स आए। उस प्लांट से भी पहले कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स आए, काफी और लोअर ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने फिर इस धरती को क्या बनाया, रहने लायक बनाया। उसके बाद यू बैक्टीरिया आया, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया, यू का मतलब पता चल गया ना आपको। यू का मतलब अभी देखना, यू मतलब डेवलप्ड। ये जो आर्की बैक्टीरिया था वो इतना डेवलप नहीं था, इसके अंदर काफी कुछ लैक थे। जो एक प्रोकार्योटिक की जो एक मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो है बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मेनली। सो अभी हम यू बैक्टीरिया के बारे में देखें, जो प्रोकार्योटिक का दूसरा टाइप है। यू मीन्स थोड़ा सा उसके अंदर डेवलपमेंट थी यू बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो कि प्लाज्मिड, वो उसको ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो ऐसे कुछ फीचर्स आए बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया भी इवोल्व किया। सो उसी के बाद इसका नाम पड़ गया यू बैक्टीरिया, मीन्स डेवलप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा सा डेवलप था, तो इसका नाम हो गया यू बैक्टीरिया। उसी के बाद आया, मैं देखूँ तो जो दूसरे प्रकार का जो सेल है, वो था यूकैरियोटिक सेल। दैट वाज यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो वो सेल था यूकैरियोटिक सेल। ह्यूमंस डेवलप, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक डेवलप बैक्टीरिया था ऐसे ही। और कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो यहाँ पे जो केंद्रक है, जो केंद्रक है वो काफी डेवलप्ड है। ठीक है, और डेवलप का मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। जो आपका न्यूक्लियस होगा उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्लस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जो केंद्र की जो झिल्ली थी, वो पाई जाएगी। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पाई जाएगी, जिससे उसका जो डीएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा। और वो यहाँ वहाँ नहीं, जैसे कि कंप्लीट सेल के अंदर नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये एक सेल है, सेल की एनाटॉमी है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। सो ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस आपका। ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसके अंदर एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नहीं था, ये अगर मैं देखूं तो ये जो है, ये है यू बैक्टीरिया। ये है आपका यू बैक्टीरिया, सॉरी सॉरी, यूकैरियोटिक सेल, सॉरी सॉरी, इट्स यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये डेवलप है। डेवलप कैसे है, डेवलप इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन दिखेंगी। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन नहीं, और जो सेकंड वाली मेम्ब्रेन है वो ये रही। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले तो आपका मेम्ब्रेन हो गया। दूसरी चीज, इसके अंदर जो आपका केंद्रक है उसके अंदर एक गोल स्ट्रक्चर है, ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कुछ ऑर्गेनलीज भी हैं इसके अंदर। सो इनके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके बारे में हम देखेंगे। गोल्गी एपेरेटस देखेंगे, वैक्यूल्स देखेंगे, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। और जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो कंप्लीट सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शंस। जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिया है केमिकल रिएक्शंस के लिए। यहीं में क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी, और उसी से फिर सेल फंक्शनल होगा। सो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर काफी ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सो सेल जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने बताया आपको, सेल दो टाइप का हो सकता है, एक होता है प्रोकार्योटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकार्योटिक मींस, प्रो मींस इट्स नॉन डेवलप्ड,
ठीक है, और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। सो नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक मतलब यू मीन्स डेवलप्ड, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, सो इट्स अ डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब मैं इसकी डेवलपमेंट के स्टेटस की बात करूं तो डेवलपमेंट क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, और सेकंड जो चीज है वो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक की झिल्ली है। ठीक है, और ये एक टाइप का हो गया। कैसे हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया है, प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। सेकंड जो है वो है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो है कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या वो सिंगल सेल से बना हुआ है या फिर काफी सेल्स हैं जिनमें उनका काम बटा हुआ है और वो अपना अपना काम देखते हैं। ठीक है, तो कैसा है इस चीज के ऊपर हमने देखा तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स एक, यूनि मीन्स एक मतलब कि सिंगल, और मल्टी मीन्स अनेक। इसके अंदर काफी काफी पाए जाएंगे, काफी सेल्स पाए जाएंगे। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ ज्यादा इतना दिमाग लगाने की बात है नहीं। यूनिसेलुलर, इट्स ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। अभी आप बोलेंगे कि सिंगल सेल कैसे काम कर रहा है? मैंने बोला था कि सेल जो है, एक सेल भी अपना एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है। ठीक है, वो एबल होता है अपनी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सो अब सेल से कोई भी चीज छोटी, सेल से कोई भी चीज छोटी जो होगी वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकती। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे वायरस है, वायरोइड्स है, प्रायंस है, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ए सेलुलर हैं लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। और उनको छोड़ दीजिए तो मैं देखूँ तो सेल से कोई भी चीज छोटी जो है, सेल से कोई भी चीज छोटी है वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकती। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो इट्स यूनिसेलुलर, इट्स सिंगल सेल, सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कंपोज्ड होगा, वो बना हुआ होगा मैनी सेल्स, काफी सेल्स का बना हुआ होगा। अब काफी एक जैसे सेल भी हो सकते हैं। वो जो सेल हैं, जो काफी सेल हैं, जो सेल का जो गुच्छा है वो एक जैसा भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल भी पाए जा सकते हैं। और वो सभी मिलके क्या तो एक काम करेंगे, या फिर सभी का काम बटा हुआ होगा। वहां पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा, काम का बंटवारा होगा ही होगा, काम का बंटवारा होगा। जैसे कि हमारी बॉडी का मैं लूं तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जैसे मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, मानव शरीर की बात करता हूँ, तो उसके अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग करते हैं, कुछ एंडोथेलियल सेल्स हैं, कुछ स्क्वेमस सेल्स हैं, कुछ सीलिएटेड सेल्स हैं। तो हर किसी सेल का जो है उनका अलग फंक्शन है, उनका अलग काम है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, उनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है उनके अंदर। सो ये एक मैं देखूँ तो काफी मतलब हमने अच्छा इवोल्यूशन किया, हर एक सेल का एक डिफाइंड वर्क है। सो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सभी काम स्मूथ होता है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कुछ मल्टी सेलुलर फंगी भी हैं। वो मैं तो जैसे ये आप बैक्टीरिया का मैं दिखाऊं आपको, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो गया, मैंने बताया था बैक्टीरिया एक अकेला था, वो पहले भी आया था। सो बैक्टीरिया हो गया, और थोड़ा सा इनसे डेवलप प्रोटिस्टा हो गया। यीस्ट, यीस्ट होगी, जिसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, जिसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, इसका नाम है साइंटिफिक सैक्रोमाइसिस। यीस्ट, ये जैसे कि जो बेकर्स जो ये केक वगैरह बनाते हैं, ये लोग यूज करते हैं यीस्ट को। और यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने कहीं देखा हो तो, कहीं फोटो देखी हो तो, फिर ये दो में डिवाइड करता है, फिर एक बड बनाता है, फिर दूसरे से ऐसे, तो ये यीस्ट है। ठीक है, सो वो क्या था? यीस्ट था। और इसको मैं एक सेकंड थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में नोट्स के अंदर। सो यीस्ट, और कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं, और फंजाई जो है यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है काफी फंजाई ग्रुप में, बट कोई बात नहीं। अभी मैं देखूं तो बैक्टीरियल सेल में आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बोला था कि जो बैक्टीरियल जो सेल है वो प्रोकार्योटिक है। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकार्योटिक है, ये प्रोकार्योटिक है। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो नॉन डेवलप्ड होता है। तो यहाँ यहाँ पे देखिए आप, नॉन डेवलप्ड का मतलब यहाँ पे आपको कहीं पे भी इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या न्यूक्लियोलस दिख रहा है? न्यूक्लियोलस है ही नहीं। दूसरी चीज, ना ही इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
कोई भी केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती। ये देख लीजिए आप। इसका जो डीएनए मटेरियल है, इसका जो डीएनए है, ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो इसका है वो फ्री फॉर्म में है, ऐसे ही गिरा हुआ है, कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट इतना नहीं है, सॉरी, ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बैक्टीरिया सेल का एक डायग्राम है। इसके अंदर प्लाज्मिड है कुछ, ये जैसे जो प्लाज्मिड क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, जो इसका जो ये डीएनए मटेरियल है ना, ये डीएनए मटेरियल है, इसी का कोई अंश टूट गया, ठीक है, और वो इनसे दूर हो गया और साइड में जाके एक अपना मतलब मैं दूसरे बोलूँ, इसके एक छूटा हुआ डीएनए है, डीएनए है, इसको इसको यूज करते हैं, इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, जैसे कि किसी बैक्टीरिया की हमने स्टडी करनी है, तो इसी प्लाज्मिड को हम निकालते हैं और इसके ऊपर स्टडी करते हैं, और इसी प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एंटीडोट्स बनाने के लिए, और या फिर जो सेल जो है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए इसी प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। और ये तो हमारे लिए यूज हो गया। अब सेल इसका क्या यूज करता है, सेल एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है, जो अपना दूसरा जो बैक्टीरियल सेल है उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। सो प्लाज्मिड का फंक्शन आपको पता चल गया। ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला का काम मूवमेंट कराना होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है, यहाँ से वहां जाना है। सो ये क्या करेगा, ये फ्लैजिला जो है, ये ऐसे ऐसे काम कर सकती है, ये ऐसे ऐसे काम कर सकती है, जैसे कि नेवी के अंदर सबमरीन्स होती हैं, उसके पीछे पंखा ऐसे रोटेट करता है। सो फैन जो है वो उसका रोटेट करता है, प्रोपेलर जिसको बोलते हैं, उससे फिर वो आगे की तरफ जाती है। ऐसे ही फ्लैजिला इसके लिए वर्क करती है, बैक्टीरिया के लिए। ये मैंने साइटोप्लाज्म बता दिया। साइटोप्लाज्म के अंदर काफी एंजाइम्स पाए जाते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसकी डिफाइंड शेप नहीं हो सकती कोई भी, ठीक है। मतलब कभी अभी आपने देखा 5 मिनट पहले तो सर्कुलर है, उसके बाद 10 मिनट बाद देखा तो ये स्क्वायर बन गया, उसके बाद 7-8 मिनट के बाद देखा तो रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इसकी कुछ फिक्स्ड शेप होती हैं। अ, वैसे तो काफी शेप्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ फिक्स्ड इसकी शेप है, अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसकी एक काफी अच्छी बात है बैक्टीरिया की, मैं बताऊं, उसके पास कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल है, ये बहुत ही हार्ड कवरिंग है, ये हार्ड कवरिंग है, जो कि इसको जो बाहर का जो आउटर एनवायरनमेंट जो होता है ना, जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, उससे इसको प्रोटेक्ट करती है, उस चीज से इसको प्रोटेक्ट करती है। सो ये कैप्सूल का वर्क बता दिया मैंने आपके। तो यूनिसेलुलर का आपको पता चल गया। मल्टी सेलुलर अभी हम देखेंगे। मल्टी सेलुलर के अंदर एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उन दोनों चीज के बारे में हम देखेंगे आगे अच्छे से, काफी आराम से। ये वही आ गया आपका, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि सेल से कोई भी चीज छोटी एग्जिस्टेंस नहीं करती, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करती सेल से कोई भी चीज छोटी। अगर कोई भी चीज सेल से छोटी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर ही नहीं सकती। सो सेल इज द, इसी चीज से पता चल गया जो मैंने सबसे पहले जो आपको लाइन बोली थी, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसीलिए जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सबसे मूलभूत सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सो सेल इज द फंडामेंटल, सबसे छोटी इकाई है। स्ट्रक्चरल, उसी से हमारी कंप्लीट बॉडी तैयार होती है, हमारा फ्रेमवर्क उसी से तैयार होता है, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, उसके अंदर ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर भी उसी से तैयार होता है। मसल सेल पाए जाते हैं। और मैं फंक्शनल की बात करूं तो सेल जो है वो फंक्शन करता है, और सेल जो है सबसे छोटे लेवल पे फंक्शन करने वाली हमारी बॉडी की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। सो दैट्स व्हाई सेल जो है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। कौन सी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। पूछ लेते हैं कि लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक ही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या सेल से कोई भी चीज छोटी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है क्या? आपको एक्सेप्शन उस टाइम याद नहीं रखना, नो है, सेल से कोई भी चीज छोटी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकती। और अगर वहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में पूछ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगता है कि एक्सेप्शन के बारे में पूछ रहा है, तो हैं कुछ हैं, जैसे वायरस है, प्रांस है, वर्ड्स हैं, वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। वो पहले अपना होस्ट देखते हैं, उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर फिर अपना रेप्लिकेट करते हैं, और फिर उसके जो सेल्स हैं उनको सरेंडर करा देते हैं, फिर उनसे अपना काम कराते हैं।
सो कुछ वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बात छोड़ दें तो सेल से कोई भी छोटी चीज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करती। और उसी के बाद मैं देखूं, सो अभी बात करते हैं डिस्कवरी की। काफ़ी एक अच्छी कहानी है इसके पीछे, डिस्कवरी ऑफ सेल के पीछे। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन भी थे उस टाइम डिस्कवरी ऑफ सेल को लेके। सो फादर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका का जनक, जिसने इसको ढूंढा, जिसने इसके बारे में रिसर्च की। सो वो एक बायोलॉजिस्ट नहीं था वैसे, मैं आपको बताऊं तो। और उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप तैयार किया हुआ था। सो अब माइक्रोस्कोप था तो है, वो एक अच्छे मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे, ठीक है, फिजिक्स का काफ़ी उनको ज्ञान था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार किया हुआ होता। और उन्होंने फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक कोर्क लिया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर था तो वहाँ पे जो ड्रिंक विंक है वो ज़्यादा करते हैं। सो खाली बोतल थी तो उन्होंने उसका ऊपर का ढक्कन लिया। जैसे जो पहले जो थी, अभी भी काफ़ी हैं जैसे शैंपेन वगैरह हैं, उनके ऊपर कोर्क आता है। सो वो कोर्क क्या होता है, कोर्क एक डेड टिश्यू है सेल का। उसको काटा जाता है और फिर जो बोतल होती है उसके ऊपर जो उसका ऊपर गोल गोल जो होता है उसके ऊपर उसको सेट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि प्रिजर्व रहे, वो खराब ना हो बोतल, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। सो कोर्क आप समझ गए होंगे कोर्क क्या चीज़ है। सो इन्होंने क्या किया, वही कोर्क उठाया ऐसे ही, और उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उसके अंदर उसको डाल के रख के देखा लाइट के अंदर। सो ये बात है 1665 की, 1665 की बात है। सो इन्होंने देखा कि जो कोर्क जो है, जो कोर्क है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, उसको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए दिखे। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे थे, ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिखा उनको, ऐसा कोई स्ट्रक्चर था उस कोर्क के अंदर। उन्हें फिर याद आ गया हनीकॉम्ब, उन्हें याद आ गया हनीकॉम्ब, ठीक है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी याद आ गई इनको। उन्होंने देखा कि इस कोर्क के अंदर तो कुछ छोटे छोटे माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर इन्होंने उसको नाम दिया सेला, इन्होंने उसको नाम दिया था सेला, वैसे इन्होंने उसको नाम दिया था सेला, ठीक है। सो इन्हीं को क्या बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को ही, सर जो सर रॉबर्ट हुक थे, इन्हीं को जनक बोला जाता है, ठीक है, किसका, सेल की डिस्कवरी का। इन्होंने ही सेल को सबसे पहले 1665 के अंदर, 1665 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। अब सेल कौन सा था, ये आप याद रखना, डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल इन 1665 इन अ कॉर्क, ठीक है। कॉर्क आ गया तो कॉर्क डेड सेल है, लिविंग टिश्यू नहीं है कॉर्क। सो ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, सो 10 साल के बाद, आफ्टर अप्रोक्स 10 इयर्स, 1675 की है, तो इन्होंने एक बंदा हुआ एंटोन वॉन लियोनहॉफ, एंटोनी, एंटोनी बोलते हैं, मैं एंटोन लिखता हूँ, मेरे को ये थोड़ा सा है इसमें, चलो एंटोनी बोल देते हैं, एंटोनी वॉन लियोनहॉफ। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, एक जीवित सेल की डिस्कवरी की, किसके अंदर, इन्होंने तीन जगह डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इन्होंने की थी डर्टी वाटर के अंदर, दूसरी स्कम ऑफ टीथ के अंदर, तीसरा क्या था, ह्यूमन स्पम, मेल स्पम जिसको, ठीक है। सो इन्होंने डर्टी वाटर के अंदर इन्होंने गंदा पानी उठाया, उसको अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखा, तो उन्होंने देखा कि कोई चीज मूवमेंट कर रही है, कोई चीज मूवमेंट शो कर रही है उसके अंदर। फिर इन्होंने बाद में इसको, इनको रॉबर्ट हुक की बात याद आई कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, वो डेड शेल था, वो नहीं चल रहा था, और वो फिक्स था। और इन्होंने ज़्यादा इतना बारीक से नहीं देख पाए क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने काफ़ी 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 उनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की काफ़ी बड़ी भूमिका है मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है, और काफ़ी मदद की है साइंटिस्ट की। सो इसके बारे में हम देखेंगे। सो जो एंटोनी वॉन लियोनहॉफ थे, उन्होंने लिविंग सेल जो है उसकी डिस्कवरी की थी, किसके अंदर, डर्टी वाटर के अंदर। पहले डर्टी वाटर के अंदर की, उसके बाद क्या, स्कम लिया टीथ का। जैसे स्कम क्या होता है, जैसे कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रश नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। सो उन्होंने देखा होगा कि जो अपनी जो टीथ है उसके ऊपर एक वाइटिश लेयर आ जाती है, एक वाइटिश लेयर आ जाती है, ठीक है। सो उसको स्कम बोलते हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है स्कम के अंदर, तो उन्होंने इस चीज़ को भी यूज़ किया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी मूवमेंट शो हो रही है। सो कोई लिविंग लिविंग सेल है इसके अंदर।
और थर्ड इन्होंने एक ह्यूमन स्पर्म को लिया, उन्होंने उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा। सो उन्हें देखा कि कोई चीज़ मूवमेंट शो कर रही है, वो एक लिविंग सेल है। सो दो चीज़ होगी, फर्स्ट कि डेड सेल की किसने डिस्कवरी की, डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। सेकंड वन, लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की थी, वो थे एंटोन वॉन लियोनहॉक इन 1660 नहीं 1675। 10 साल का अंतर है दोनों के अंदर। सो अभी उसके बाद है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इन्होंने यूज किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो ये थे हमारे एंटोनी साहब और रॉबर्ट हुक साहब, इन्होंने सिर्फ बाहर बाहर से देखा था, क्योंकि इनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप था, इतना जूम इन नहीं कर सकते थे। सो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, मैंने बताया आपको उसकी काफी भूमिका रही है मेडिकल साइंस के अंदर, उसकी डिस्कवरी की थी। उसकी डिस्कवरी पूछ लेते हैं कि मैक्सनोल और रश्का ने, एक रशियन साइंटिस्ट थे मैक्सनोल एंड रश्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या की थी, खोज की थी। सो ये एक रॉबर्ट ब्राउन का नाम भी आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस वही है, ये मैं दिखा दूं आपको कौन सा न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे और एंटोनी साहब थे, वो बाहर बाहर रहे, बस बाहर बाहर रह चुके, और इनके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था कि वो इतना जूम इन कर सकें कि अंदर के ऑर्गेनिज को देख सकें। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, उन्होंने ये अपना न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ओके, उसके बाद एक कुछ थ्योरीज आई, कुछ थीसिस आई, उनको सेल थ्योरी या सेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये थी स्लीडियन और स्वान ने 1838 के अंदर, स्लीडियन और स्वान ने। ठीक है, जो स्लीडियन थे वो एक बोटेनिस्ट थे। ठीक है, ये प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, और जो स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ये जंतुओं के बारे में, ठीक है, जंतुओं के बारे में स्टडी कर रहे थे। सो जो स्लेडियन था उसने देखा कि जो जितने भी टिश्यूज हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म के जो है टिश्यूज हैं, वो कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। ठीक है, इन्होंने प्लांट सेल देखा होगा, प्लांट टिश्यू देखा होगा, तो उसने देखा कि प्लांट जो टिश्यू है उसके अंदर काफी टाइप ऑफ सेल है, काफी प्रकार के सेल हैं उसके अंदर, जिन्होंने एक टिश्यू बना रखा है कंप्लीट। ठीक है, इनकी बात होगी। दूसरी आए स्वान साहब, इन्होंने क्या किया, स्वान ने, इन्होंने एनिमल सेल, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स के बारे में देखेंगे, इन्होंने देखा कि उनकी सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, कोई झिल्ली है जिसने उसको रोक रखा है। ठीक है, जिसमें उसकी बाउंड्रीज जो है सराउंडेड है। सो जिसको अभी आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो स्वान थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च की थी काफी। सो इन्होंने देखा कि ऐसी झिल्ली एक और है प्लांट सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, एक और झिल्ली है, एक हार्ड कवरिंग है बाहर, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का। ऐसा कोई करेक्टर जो है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। हम आगे देखेंगे इस चीज के बारे में कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है वो कैसी होती है, क्या उसके फंक्शंस हैं। सो एनिमल सेल जो है उसके अंदर सिर्फ जो बाहर की कवरिंग है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ, लेकिन जो प्लांट सेल है, ठीक है, जो पेड़ पौधों के अंदर जो सेल पाया जाता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, दूसरी कवरिंग एक हार्ड कवरिंग, ठीक है, जो उसको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, जो कि उसकी शेप को कंफर्म करके रखती है। ठीक है, एक डेफिनेट शेप देती है प्लांट सेल को, वो है सेल वॉल। सो इन्होंने बाद में बोला कि भाई जो एनिमल और जो प्लांट बॉडी है, जो एनिमल और प्लांट बॉडी है वो कंपोज्ड है सेल्स की। ठीक है, सेल की कंपोज्ड है, इसलिए डीन की बात आई। उस स्वान की क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल की जो कंप्लीट जो बॉडी है, एक जो एक ऑर्गेनिज्म की जो कंप्लीट बॉडी है, प्लांट की बोलूं मैं एनिमल की बोलूं, वो बनी हुई होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से, जो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। इन्होंने ये बोल दिया कि एनिमल एंड प्लांट सेल इज कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। बात तो बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ये हाइपोथेसिस क्लियर होगी, सेल थ्योरी आ गई, भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद एक साहब हुए रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये तो चलो ठीक है कि जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है
वो सेल से और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो नए सेल जो आ रहे हैं, ठीक है, जो नए सेल जो आ रहे हैं, लाखों सेल मरते भी हैं, ठीक है, हर हर दिन लाखों सेल मरते हैं, लेकिन जो नए सेल आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं? कोई इंजेक्ट तो कर नहीं रहा, इसका मतलब अंदर से कुछ हो रहा है। इन्होंने फिर, रुडोल्फ वर्चो साहब ने 1855 के अंदर, रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने बोला कि, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ही पूछ लेते भाई काफी बार कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है। ये इसका आंसर नहीं दे पाए थे कि भाई कैसे नए सेल्स जनरेट हुए हैं। जो रुडोल्फ वर्चो साहब ने पूछा था स्लेडियन और स्वान से, ये आंसर नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स गेट जनरेटेड और फॉर्म्ड। सो उसके बाद इन्होंने अपनी एक थीसिस दी। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल है, जो नया सेल जो आया है बनके, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पुराने सेल जो हैं बॉडी के अंदर, उन्हीं से नया सेल बना है, ठीक है। सो इसने कंप्लीट जो सेल हाइपोथेसिस थी, जो सेल हाइपोथेसिस थी, जो सेल थ्योरी थी, उसको चेंज कर दिया मॉडर्न सेल थ्योरी में। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मॉडर्न सेल थ्योरी आपसे पूछते हैं तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने बनाई? तीन बंदों ने। सबसे पहले स्लेडियन, दूसरा श्वान, तीसरा रुडोल्फ वर्चो। और अगर सेल थ्योरी पूछते हैं तो स्लेडियन एंड श्वान दोनों ने। ये 1855 की बात है। अब मैंने आपको बोला था कि सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वायरस हो गया, प्रोन्स हो गया, वायरोइड्स हो गया, ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो करते हैं किसी होस्ट बॉडी के अंदर गए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बोलूं या नहीं बोलूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इन्हें होस्ट बॉडी चाहिए। इन्हें कोई मैं बोलूँ तो ये पैरासाइट टाइप है। इन्हें कोई कोई चाहिए जिसके ऊपर ये जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर एंटर करेंगे, उसके डीएनए मटेरियल को हैक करेंगे, वहां पे अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, उसके बाद उस सेल को कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है, और फिर जो सेल की जो ऑर्गेनलीज, उनसे ये काम लेते हैं, ठीक है। सो ये मतलब थोड़ा ये गुंडे टाइप के बंदे हैं वो, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, आतंकवादी टाइप है ये, ठीक है। कोई स्टैंड टेंड नहीं है इनका, ये चले जाते हैं और कर देते हैं काम, उसको सरेंडर करा देते हैं सेल को, और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी की। ये देखिए, ये वायरस का है, ये वायरस है आपका, वायरस। ये भी कोरोना वायरस भी आया था तो उसके अंदर भी आपको काफी कोरोना वायरस की थोड़ी थोड़ी ऐसी शक्ल थी, ठीक है। सो ये आपका प्रोन है, और ये वायरस है। वायरस के अंदर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं इसका हेड, ठीक है। यहाँ पे इसकी नेक होती है छोटी सी, यहाँ पे कॉलर शीथ होती है, कॉलर शीथ होती है, और ये इसकी कुछ टेल फाइबर्स होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका वायरस का। आए तो कभी देख लेना, इसके अंदर क्या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में हम देखेंगे, ये वायरस है आपका। और अभी कुछ टर्म से आप फैमिलियर हो जाइए, जो हम आगे यूज करेंगे सेल से रिलेटेड, जैसे कि सेल वॉल है। मैंने आपको बताया सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर सिर्फ पाई जाती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप कंफ्यूज मत होइए। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी। और आगे अगर डायग्राम आया प्लांट सेल का तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, सेल वॉल आएगा भी शायद। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया कि वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब उससे बाहर नहीं है, उससे बाहर नया सेल ही स्टार्ट होगा, वो एनिमल सेल के अंदर। उससे बाहर फिर नया सेल स्टार्ट हो जाएगा एनिमल सेल के अंदर। सो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली कवरिंग है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक एक हार्ड कवरिंग है, एक हार्ड कवरिंग है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। साइटोप्लाज्म, जो कि अंदर जो सेल है, जो हमारा कंप्लीट सेल है, उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वही केमिकल रिएक्शंस उस सेल को फंक्शनल बनाती हैं। ऑर्गेनेल्स का काम बटा हुआ होता है, उनसे वेसिकल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्ब्स, ये सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। तो किसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली कंटेंट वाटर होता है, काफी मात्रा के अंदर वाटर पाया जाता है, आधे से भी ज्यादा मैं बोलूँ तो साइटोप्लाज्म के अंदर। सो ये मेन एरिया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए सेल के अंदर।
अब उसके बाद न्यूक्लियस मैंने बताया, न्यूक्लियस से आप याद कीजिए प्रोकार्योटिक सेल को। और जो न्यूक्लियस है वो डेंस बॉडी है, ये रही है कहीं, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काफी रोल होता है न्यूक्लियस का। उसके बाद क्रोमोसोम्स, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल। सो क्रोमोसोम्स हैं ये जेनेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जेनेटिक फाइबर्स हैं जो आपका डीएनए जो होता है, मैं आपको बताऊं क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं, ये आगे काफी आएगा, डिटेल भी है इसमें, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर बता दूं। सो जो डीएनए मटेरियल जो है आपका, जो डीएनए मटेरियल है वो हाईली कोइल्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता है, हाईली कोइल्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म। एक चीज, कोई तार है इतनी लंबी है, उसको आप गोल 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 घुमा दीजिए, ठीक है, सर्कुलर कर दीजिए उस चीज को, तो वो छोटी हो जाएगी। जैसे कई पहले जो मोबाइल फोन आते थे उसके अंदर एक काफी बड़ी एक लंबी सी एक डोरी सी होती थी, ठीक है, एक रस्सी जैसी होती थी, उसको कीजिए स्प्रिंग जैसा, एग्जैक्ट बोलूं स्प्रिंग जैसा था। सो ऐसे ही डीएनए जो है वो हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद वो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बन जाता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में अगर आपको डायरेक्ट बोलूं तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वो उसके साथ अटैच कर जाते हैं। सबसे पहले तो बीच के अंदर आपका डीएनए मटेरियल हो गया, डीएनए मटेरियल के बाहर कुछ जो प्रोटीन है वो उसके मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, उसके साथ वो बाइंड कर जाते हैं अच्छे से। जैसे कि ये मान लीजिए एक आपका प्रोटीन है, उसके ऊपर आपके डीएनए मटेरियल ने रोटेट कर दिया, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के प्रोटीन प्लस। यहाँ पे मैं दिखाऊं तो एक सेकेंड, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, जो आपका प्रोटीन जो है वो रैप कर लेता है, ठीक है, रैप रैप इन हो जाता है किसके अंदर, आपका डीएनए के अंदर। इसी से फिर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनते हैं, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इस पे ज्यादा इतना फोकस मत कीजिए आप, भूलिए। क्रोमोसोम जो है जेनेटिक फाइबर्स हैं, और 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स टोटल, इनके बारे में देखेंगे हम आगे। और डीएनए बताया मैंने आपको, जो कि जेनेटिक कोड होता है डीएनए, कई बार ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा। सो ये जो आपका है डीएनए मटेरियल है, ठीक है, ये काफी साइंस की बुक के ऊपर पाया जाता है, तो ये डीएनए है। और डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए की फुल फॉर्म है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखना है, काफी बार पूछ लेते हैं। और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर दो ऑक्सीजन फालतू होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डीएनए के अंदर। और आरएनए है उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बोलूँ एक ऑर्गेनली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करती है, और लिपिड बॉडी भी, लिपिड के वेसिकल्स आगे मैं बताऊंगा, इसको आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आप वैसे ये याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है और लिपिड्स की फॉर्मेशन करती है। अब गोल्गी बॉडी, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाई है, उसके पास ही रहता है, इसका भी फंक्शन कुछ इसी से रिलेटेड है। सो ये काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक किसान, ठीक है, ये प्रोडक्शन करता है, ये किसान भाई हमारा, ठीक है, वो प्रोडक्शन करता है। उसके बाद जो गोल्गी बॉडी है, ये इसका दूसरा भाई है, इसका बड़ा भाई है, ये पैकेजिंग का काम करता है, जो अपने किसान भाई ने बनाया उसको पैकेज कर देगा, उसको एक एक फॉर्म में ला देगा जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो सके। सो इसका ये काम होता है गोल्गी बॉडी का, इसको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। सो ये इसका दोनों पास पास में रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद मैं बोलूँ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स हैं वो काफी भयानक तरीके के आदमी होते हैं, इनमें गुस्सा कुछ ज्यादा होता है। सो लाइजोसोम्स इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं सेल का, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे आएंगे तो काफी इनके बारे में हम देखेंगे। सो इन चीज से क्या हो जाएगा, अगर आप इन टर्म से, इन टर्मिनोलॉजी से आप अगर आप थोड़ा रूबरू हो जाएंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल को अभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपके लिए चीजें जो हैं वो एकदम शॉर्ट होती जाएंगी, और अच्छे से आपको मैं डिफाइन कर पाऊंगा, अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, आपके ब्रेन की जो मेमोरी है उसको जल्दी से अंदर अपने आप ले लेगी, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा।
तो जो लाइसोसोम्स हैं वो सुसाइडल बैग हैं आपके सेल के। एटम बॉम्ब ऑफ सेल, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो लाइसोसोम है इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। जो लाइसोसोम है उसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सो क्या करते हैं, जैसे ये फटा, जैसे लाइसोसोम फटा, ठीक है, कोई सेल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और आपका लाइसोसोम फट गया, लाइसोसोम फट गया तो जैसे लाइसोसोम फटेगा तो उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर फैल जाएगा, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एक काम होता है, उसके पास जो आ गया उसको खा जाएगा। ये भूखा शेर है, इसके पास जो आ गया उसको खाएगा ही खाएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये फटेगा, सब पूरे सेल को खा जाएगा, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा, पूरे सेल को खत्म कर देगा। सो लाइसोसोम का आपका फंक्शन पता चलेगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का काम क्या होता है, पावर हाउस का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना, ठीक है। सो ये क्या एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन पाई जाती है, जिसकी मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे केमिकल्स हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उससे फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। जो एटीपी जो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म। ये काफी 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 बार पूछ लेते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है। पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सो एटीपी जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की प्रोडक्शन करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। अब इसी एटीपी को यूज करेगा सेल ट्रांसपोर्ट के अंदर। अगर ये पेट्रोल की तरह काम करता है पूरे सेल के अंदर, कि वो कैसे अपने फंक्शंस को करेगा, उसको एनर्जी चाहिए सेल को, सो वो एटीपी फॉर्म में आती है। और उसके बाद ये है स्मॉलेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई चीज नहीं, दोनों में से कोई चीज नहीं। सेल वॉल का तो काम ही खत्म, सेल वॉल तो है ही नहीं, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। अब जिस चीज के बाहर कोई झिल्ली नहीं है, तो मैंने आपको बताया था उसकी शेप और साइज क्या होगी, कुछ नहीं पता। उसकी कोई शेप, कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है। कभी गोल हो सकता है, कभी रेक्टेंगल हो सकता है, कभी सर्कुलर हो सकता है, कभी ओवल शेप, कभी एक्लिप्स, और कई कई बार अमीबॉइड शेप, कोई शेप ही नहीं है उसकी। सो ऐसा है, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ सेल्स। इसका कोई फिक्स है ही नहीं। तो माइकोप्लाज्मा का पूछ लेते हैं। ये सबसे छोटा सेल भी है और इसकी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसका साइज बोलते हैं 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा का जो डायमीटर है, जो डायमीटर नहीं है शायद, ये इसका साइज है, इसका साइज ही है, शायद नहीं, कंफर्म हूं मैं, इसका साइज ही है। लार्जेस्ट सेल, so smallest cell is mycoplasma, largest cell is ostrich का एग। जो ओस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग, उसका एग जो है वो, एग क्या है, ओवम है उसका। सो ओवम जो है वो क्या है, हैप्लॉइड सेल है। अब सिंगल सेल है लेकिन कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा हुआ। माइकोप्लाज्मा तो ये तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। इसका माइको मीन्स छोटा, और लार्जेस्ट सेल हो गया आपका ओस्ट्रिच का एग। अभी पूछ लेते हैं कि जो आरबीसी है, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका डायमीटर कितना होता है। वो है 7 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।